हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गुड। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इनकम टैक्स के डे 2 में डिस्कस किया था रेजिडेंशियल स्टेटस को। किसी भी पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। सो उसकी अंडरस्टैंडिंग से हमने देखा था किसी भी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी से पहले उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वो वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखी है, सो गो एंड वॉच इट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए, समझिए। एंड देन जो आज का हमारा वीडियो है वो है इनकम विच डो नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 10। सर, आज हम सेक्शन 10 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सर, सेक्शन 10 इज अबाउट द एग्जैम्प्टेड इनकम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के प्रोविजंस में कुछ सेक्शन 10 है, एक सेक्शन 10 है जिसमें कुछ प्रोविजंस है, कुछ एग्जैम्प्टेड इनकम्स है सर। जो एग्जैम्प्टेड इनकम्स आपकी टोटल इनकम में असेस नहीं की जाएगी। यस सर, आपकी टोटल इनकम में जो ITR आप फाइल करोगे, उस टोटल इनकम में आपकी दीज इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेबल फॉर टैक्स पर्पसेस ओनली। ओके, इनकम तो है आपकी, इट माइट बी योर इनकम बट नॉट इंक्लूडेड फॉर टैक्स पर्पसेस। ओके, और एनी पार्ट, कोई पार्ट या फुली एग्जाम्प्ट भी होती है कभी कभार। तो वही आज एग्जाम्प्टेड इनकम्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। Section 10. All receipts which give rise to income are taxable under the Income Tax Act unless it is specifically provided that it does not form part of total income. वो सारी इनकम जो आपने रिसीट्स से मिली है आपको, जो रिसीट्स कोई भी इनकम आपकी राइज करती है, वो सारी इनकम सर आपकी टैक्सेबल होगी अनलेस, जब तक कि स्पेसिफिकली कोई प्रोविज़न ना हो, उस पर्टिकुलर इनकम को एक्सक्लूड करने के लिए कोई रीज़न ना हो या कोई प्रोविज़न ना हो, तब तक वो इनकम टैक्सेबल होगी सर। ओके, देन सच इनकम विच डो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम may also be called income exempt from tax. So such incomes which do not part of total income is called generally income exempted from tax. As per section 10 to 13A, certain incomes are either totally exempt from tax or exempt up to a certain limit. As I say you before, या तो कुछ सर्टिफाइड अमाउंट तक एग्जेम्प्ट होगी या फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। ओके, सो फर्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम। सर, एग्रीकल्चर इनकम क्या हुआ? सर, सिंपली समझो, एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम हुआ जो इनकम आपकी अराइज एक्वायर की गई है एग्रीकल्चर पर्पसेस को अंडरटेक करने के बाद। तो सर, वो जो इनकम्स होगी आपकी, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी सर। एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट provided it fall within the definition of agriculture income given under section 2IA. सर, सेक्शंस को अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, साथ साथ पढ़ोगे तो अच्छी बात है, बट एग्जाम पर्पसेस के लिए आप सेक्शन तभी डिनोट करना व्हेन यू आर डैम श्योर। अगर आपको पक्का पता है कि ये सेक्शन आएगा, देन यू मेंशन दीज सेक्शंस। अनलेस, प्लीज अवॉइड, मत लिखना, क्योंकि सर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने सेक्शन गलत लिख दिया सर, आपने लॉ चेंज कर दिया, और लॉ चेंज करने की अथॉरिटी सर आपके पास नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप सेक्शन ही डिनोट ना करो। ओके, इसके पीछे का यही रीज़न था। हम देखते हैं टीचर्स जो हैं स्कूल कॉलेजेस में भी या इंस्टीट्यूट्स में हमको बताते हैं कि सेक्शंस को मत लिखना। सर, वो तभी मत लिखना जब आप श्योर नहीं हो, क्योंकि आपने गलत सेक्शन लिखा, वो एक गलत इमेज दिखाता है। एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो ये देखेगा कि बच्चे को पता नहीं था, फिर भी उसने अटेम्प्ट करके सेक्शन को नोट किया है, तो सेक्शन गलत है। तो सर, आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉ को चेंज कर दिया, और लॉ को चेंज करने की थ्योरिटी सर हमारे पास तो है नहीं। सो ये टैक्स पॉइंट था, इसको रिमेंबर करना, ठीक है। ये टैक्स में ही नहीं, किसी भी लॉ में भी, टैक्स में, अकाउंट्स में भी, फाइनेंस में, आपको अगर सेक्शन पता है देन डिनोट इट, अनलेस नो नीड टू नो। Second, some received by a member from HUF, Hindu undivided family. HUF means any sum received by an individual as member of individual shall be exempted in hand. Any income which is received by a member from HUF, किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर के हैंड्स में कोई भी इनकम आई है सर, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी, क्योंकि सर वो पहले ही
टैक्सेबल हो चुकी है। कहाँ पे टैक्सेबल हुई है सर? सर जब इनकम कैलकुलेट हुई होगी, जब HUF की रिटर्न फाइल की गई होगी, वो इनकम सर वहाँ से टैक्सेबल हो गई होगी। तो जो इनकम अब आ रही है मेंबर्स के हैंड में, वो इनकम टैक्सेबल इनकम है सर। उस पर टैक्स अगर हम करेंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगी सर। इसीलिए वन टाइम टैक्स लगता है सर किसी भी इनकम पे। थर्ड पॉइंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म। इन केस ऑफ अ पर्सन बीइंग अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, ये शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम इट। कोई भी शेयर पार्टनर का हो फर्म में, वो टैक्सेबल नहीं होगा सर, एग्जाम्प्ट होगा। इंटरेस्ट और नॉन रेसिडेंट, कोई भी इंटरेस्ट जो एक्सटर्नल हमारे नॉन रेसिडेंट्स हैं उनको मिला हो, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ट्रैवल कंसेशंस, ये ट्रैवल कंसेशंस जो है हमारी LTC लीव ट्रैवल कंसेशंस मिलती है, ये सैलरी में हम पढ़ेंगे आगे। Day 3 वीडियो में आएगी सैलरी, उसमें हम पढ़ेंगे LTC के बारे में। ये एक परक्यूसिट होती है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, पर्क देती है एम्प्लॉय को, ट्रैवल कंसेशन देती है, ये उससे रिलेटेड है। तो सर वो जो है एम्प्लॉयर से मिली है, वो ट्रैवल कंसेशन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि सर एम्प्लॉयर ने पहले ही टैक्स पे किया होगा उस पर। देन ही इज नॉट फॉरवर्डिंग दैट इनकम टू द एम्प्लॉय। इसको हम डिस्कस करेंगे सैलरी में, ओके, ब्रीफ में। रिम्यूनरेशन टू पर्सन who are not citizen of India. Any remuneration received by the diplomats, foreign nationals, foreign ship, foreign government during his attendance. So these incomes are not includable in total income. Seventh one, allowance or perquisite outside India. कोई भी allowance या perquisite मिला हो इंडिया के बाहर से। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, जो ग्रेचुइटी मिलती है हमको रिटायरमेंट पे, तो उसका जो लंप सम होता है सर, उस पर टैक्स नहीं लगता। वो हम सैलरी में डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। पेमेंट एंड कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, अगेन सर पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पे, पेंशन मिलती है सर, ये सैलरी में डिस्कस करेंगे हम। तो जो पेंशन मिलती है कंप्यूटेड पेंशन सर, वो भी आपकी टैक्सेबल नहीं होगी सर। लीव इनकैशमेंट, ये भी हम सैलरी में पढ़ेंगे सर। कंपेंसेशन और रिट्रीचमेंट, ये भी हम सैलरी में पढ़ेंगे सर। पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर, ये गैस लीक डिज़ास्टर हुआ था 1995 की बात है, जो उसमें भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर एक्ट के नाम से एक लॉ है, जिसके तहत जो जो इसके अंडर लाई करता है उन सबको जो पेमेंट्स मिली थी सर, वो नॉन वॉलेंट्री पेमेंट थी सर, इसीलिए वो इनकम्स टैक्सेबल नहीं होगी। एग्जाम्पशन फॉर कंपनसेशन रिसीव अकाउंट ऑफ डिजास्टर, कोई भी कंपनसेशन गवर्नमेंट से रिसीव किया गया हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से, डिजास्टर के अकाउंट में, फ्लड आ गया सर, अर्थक्वेक आ गया, तो उस केसेस में आपका जो लॉस हुआ है, जो गवर्नमेंट ने आपको कंपनसेशन दिया है कुछ, वो कंपनसेशन सर टैक्सेबल नहीं होगा, ओके। इनकम रिसीव ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, कभी कभार होता है सर वॉलेंट्री रिटायरमेंट्स होती है, ये भी हम सैलरी में पढ़ेंगे। तो उन केसेस में भी जो आपको इनकम मिलती है वॉलेंट्री रिटायरमेंट में, वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब हो गया ले ली, खुद से रिटायरमेंट ले ली, या कंपनी ने उसे रिटायर कर दिया, आपको कंपनी ने ही रिटायर कर दिया, बोला आपकी रिटायरमेंट 2 साल बाद है, लेकिन आप अभी रिटायर हो जाओ, हम आपको पेमेंट कर देंगे सर, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स करके वो रिटायरमेंट दे देते हैं। बट इट्स लाइड ऑन द एम्प्लॉय कि उसे रिटायर होना है कि नहीं होना है, फोर्स नहीं कर सकते सर, बट कंपनी कहती है। तो जनरली कंपनीज़ के केसेस में ये होता है, काफ़ी होता है। तो उस केसेस में क्या होता है, मैनेजमेंट को स्टेबल करने के लिए कभी कभार होता है, जो हायर अर्निंग ग्रुप्स होते हैं कंपनी के, जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है और कंपनी की स्टेबिलिटी नहीं है इतनी अच्छी कि उनको पे करें, तो उन केसेस में वो रिटायर जल्दी कर देते हैं उनको, तो उनमें उनको कंपनसेशंस मिलता है वॉलंटरी रिटायरमेंट का, तो उन कंपनसेशन या अमाउंट्स को टैक्सेबल नहीं करेंगे सर। 15, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूशन पेड बाय, नॉन मॉनेटरी कौन सी होती है सर, पर्क्स जो नॉन मॉनेटरी है सर, मनी टर्म्स में नहीं है, एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर। अमाउंट रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, वो सर टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, जो मैंने Day 1 या Day 2 वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। सो आई एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कंसर्न में रखना। अभी अभी करेंटली इसका इतना यूज़ नहीं है, बट
आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है तो डायनेमिक होने की वजह से कब कौन सा चेंज आए, तो वी हैव टू कंसिडर ऑल चेंजेस विच हैव बीन गोइंग टू बी डन और नॉट. So keyman insurance policy means a life insurance policy taken by a person the life of another person who is or was the employee of the first mentioned person, or is or was connected in any manner whatsoever with the business of the first mentioned person, and includes such policy which has been assigned to a person at the time during the term of the policy with or without any consideration. Sir, इस केस में जो एक पर्सन जो पॉलिसी ले रहा है सर, वो पॉलिसी किसी और पर्सन के लिए ले रहा है जिस पर्सन का उसके बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, वो उसके बिजनेस में पार्टनर हो सकता है मे बी. तो इस केसेस में की मैन मतलब जो उसका जो पर्सन ले रहा है उसका जो की मैन होगा उसके लिए ले रहा है सर. वो अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो नहीं ले रहा है, वो किसी की मैन के लिए, अपने किसी की मैन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है जो उसके बिजनेस में इंटरेस्टेड है या बिजनेस में पार्टनर वगैरह है. ओके. सो 17 प्रोविडेंट फंड. सर कोई भी प्रोविडेंट फंड आपने शेयर्स लिए हैं या इन्वेस्ट किया है प्रोविडेंट फंड में, तो सर प्रोविडेंट फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में, तो उसके इसमें जो है हमारा इनकम एग्जेम्प्टेड होता है सर. जी सर बिल्कुल. पीपीएफ के केस में ये भी हम सैलरी में पढ़ेंगे सर ब्रीफ में वैसे तो, बट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ पीपीएफ के केस में भी ये नॉन टैक्सेबल होता है सर. सर पीएफ उसकी बात नहीं कर रहा, कंपनी वाली सर रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज होती है, वो अलग केस है. बट ये प्रोविडेंट फंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड है सर. जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपकी पब्लिक जो जनरल पब्लिक है वो इन्वेस्ट करती है इसमें. सो दिस केस में दिस इज नॉट टैक्सेबल. ओके. इंटरेस्ट एंड विड्रॉल फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट. सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है उसमें से कोई भी विड्रॉल या इंटरेस्ट या इनकम का कोई भी विड्रॉल, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता सर. पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फर्म, कोई भी पेमेंट आपको आरपीएफ अकाउंट से मिली है सर, यही आरपीएफ अकाउंट होता है जो आपका कंपनी प्रोवाइड करते है, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनी होती है वो देती है. तो उस पेमेंट्स को भी हम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे सर. अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर और अपॉइंटिंग आउट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम टू बी एग्जाम्ड टू द एग्जाम्ड. अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर. नेशनल पेंशन स्कीम्स होती है सर जो गवर्नमेंट की, दिस गवर्नमेंट जो बनाती है नेशनल स्कीम्स पेंशन के लिए लोगों के लिए, तो उन केसेस में ये पेंशन जो मिलती है वो पेंशन टैक्सेबल नहीं होती सर. ठीक है. आपने एनी पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम्स National Pension Scheme, it does not exceed 40% of the total income amount payable. जो भी आपको पेंशन मिली है उसका 40% सर एग्जाम्प्ट होगा. ओके. लेकिन however but the case in which the nominee or death of the SSC, किसी भी डेथ हुई है नॉमिनी एसएससी की, उस केस में सर नॉमिनी को जो भी इनकम मिलेगी पेंशन की वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी सर. हाँ जी सर, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी. टैक्स एग्जाम्प्टेड टू पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम. कोई भी पेंशन जो मिली है सर आपको, विडो पेंशन हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, तो इस केसेस में सर जो है कोई भी विड्रॉल आपने किया है नेशनल पेंशन, उस विड्रॉल में 25% जो है अगर एक्सीड नहीं हुआ है सर, तो आपकी वो इनकम नॉन टैक्सेबल होगी सर, इंक्लूड नहीं होगी. एनी पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन अकाउंट. सुपरएनुएशन अकाउंट क्या होता है सर? ये एक अकाउंट होता है, एक फ़ंड होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. जैसे रिटायरमेंट फ़ंड होता है वैसे ही हमको रिटायरमेंट पे ये फ़ंड मिलता है. इससे जो भी पेमेंट्स हमको मिलेगी वो भी सर नॉन टैक्सेबल होगी. किस किस केसेस में सर? डेथ पे, लीव ऑफ सैलरी वगैरह पे, रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन पे. सो सर जनरली जो होता है कोई भी पेंशन मिले या डेथ पे कोई भी एक सर्टेन अमाउंट सम मिले तो सर उस केसेस में ये टैक्सेबल नहीं होगी. ओके. हाउस रेंट अलाउंस. सर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस देता है, ये हम सैलरी में पढ़ेंगे. हाउस रेंट एचआरए मिलता है सर. आपने देखा होगा आपके फादर या ब्रदर या मदर जिनको जो कंपनीज में काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनकी जो आपने पे स्लिप देखी होगी सर, उस पे स्लिप में एचआरए देखा होगा आपने, जो हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है
कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो सर वो भी जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो टैक्सेबल नहीं होता सर, अप टू अ लिमिट। उसकी भी एक लिमिट है सर, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी तो हम एग्जाम्प्टेड इनकम्स को पढ़ रहे हैं सर, सिर्फ अमाउंट्स को हम जो आगे अमाउंट्स आएंगे उन अमाउंट्स को हम डिस्कस करेंगे, परसेंटेज कितना है या अमाउंट कितना है। 16 सबसेक्शन 1 समथिंग में इसका सर्टेन अमाउंट है सर, वो डिडक्शन मिलती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे सैलरी में। ओके, नोटिफाइड स्पेशल अलाउंस, कोई स्पेशल अलाउंस मिला है सर, वो भी सैलरी में पढ़ेंगे हम, क्या क्या स्पेशल अलाउंस मिलती है। तो सर वो भी नॉन टैक्सेबल होती है, कुछ अलाउंसेस होती है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, तो सर इन सब केसेस में ये अलाउंस जो है नॉन टैक्सेबल होती है। ओके, 25 इंटरेस्ट प्रीमियम ऑन बोनस, कोई भी इंटरेस्ट या प्रीमियम बोनस मिला है हमको सर इन्वेस्टमेंट पे, कोई स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट पे, तो सर वो भी टैक्सेबल नहीं होगी सर। टैक्स पॉइंट नोट है नीचे, कंसिडर करें इनको। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, आपकी जो सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, उस पर 3500 तक का किसी भी इंडिविजुअल के अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है सर, वो टैक्सेबल नहीं होगी। एंड 7000 इफ़ द अकाउंट इज़ जॉइंट अकाउंट। ओके, आप फिर से एक बार ध्यान दें, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग अकाउंट होगा, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट पे पोस्ट ऑफिस में 3500 तक का इंटरेस्ट जो होता है सर, वो नॉन टैक्सेबल होता है। एंड इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट अगेन द अमाउंट विल बी ट्वाइस। जॉइंट अकाउंट है, 2 पर्सनस होंगे उसमें, तो जो 2 होल्डर्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट होगी 7000 अप टू 7000 सर एग्जाम्प्ट होगी। ओके, स्कॉलरशिप सर कोई भी आपको मिली है, स्कॉलरशिप्स ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, उस केस में भी सर आपकी जो स्कॉलरशिप्स है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी सर। डेली एंड कंस्टिट्यूंसी अलाउंस, कोई भी एमपी एमएलएज को जो भी डेली या कंस्टिट्यूंसीज अलाउंस मिलती है वर्क से रिलेटेड या वैसे वॉलंटरी या वर्क से रिलेटेड प्राइवेट, वो सारी अलाउंसेस सर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है सर। यहाँ पे बहुत फ़ायदा है सर एक पॉलिटिशियंस को, ना तो उनकी सैलरी ना तो उनकी कोई भी इनकम टैक्सेबल होती नहीं है सर। जल्दी से जल्दी एमएलए बन जाओ सारे, आपकी एक भी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी, आपको टैक्स पे ही नहीं करना होगा, है ना। कितनी बड़ी बात, परेशान होते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, और तब जाके चाहकर भी हम फाइल करते हैं, और यहाँ पे तो इनको फाइल ही नहीं करनी है। तो सर यही बेनिफिट है गवर्नमेंट का। अगेन अवार्ड और रिवॉर्ड, कोई भी अवार्ड या रिवॉर्ड मिला आपको वो टैक्सेबल नहीं होगी। पेंशन रिसीव बाय सर्टेन अवार्डनेस एनी मेंबर ऑफ देयर फैमिली, कोई भी पेंशन मिली है सर अवार्ड के बेसिस पे, कोई भी, जैसे आपका जो परमवीर चक्र हो गया सर, महावीर चक्र, वीर चक्र, इन सब के बेसिस पे, अवार्ड्स के बेसिस पे जो पेंशन्स मिलती है सर, वो भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है सर। एग्जाम्पशन ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव बाय फैमिली मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, जो भी आर्म फोर्सेज को पेंशन मिलती है सर, वो भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है। एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस ऑफ द एक्स रूलर, कोई भी एक्स रूलर मतलब जैसे कोई भी एक्स रूलर है जो पहले रूल कर चुका है, जो हम देखते हैं मोनूमेंट्स हो गए, इन मोनूमेंट्स जैसे कि ताजमहल वगैरह हैं सर, तो ये सब जो एक्स रूलर के जो प्रॉपर्टी है सर, प्लेस है, इन सब जो एनुअल वैल्यू होती है सर, इनकी नील कंसिडर की जाती है, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती इस पर, ये नेशनल एसेट्स माने जाते हैं सर। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी जो है आपकी, उनकी इनकम्स जो है टैक्सेबल नहीं होती। अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, कोई भी अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन है गवर्नमेंट की, स्टेट लोकल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन पे उनकी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती सर। न्यूज़ एजेंसी की, स्पेसिफाइड न्यूज़ एजेंसीज़ की इनकम टैक्सेबल नहीं होती सर, जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, सो सर दीज newspapers agencies are not have to file income tax return. Okay, income of certain funds, national importance, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड्स हो गया, सीएम फंड हो गया, तो इन केसेस में जो ये रिलीफ फंड्स होते हैं सर, ये भी नॉन टैक्सेबल होती है। ये पढ़ना आप, ये कुछ यही मैंने अभी जो बताया, कुछ फंड्स है, इसको आप गो थ्रू करना। ओके, 31 जो भी माइनर होगा सर, उसकी इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब की जाएगी सर,
ये हम क्लबिंग ऑफ इनकम में पढ़ेंगे कि कौन सी इनकम क्लब होगी, कौन सी नहीं होगी, क्या केसेस होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो सर ये केसेस होते हैं कुछ कुछ कि माइनर है, फादर की इनकम में क्लब होगा, मदर की इनकम में क्लब होगा, तो जो भी क्लबिंग है वो होगी। आगे हम क्लबिंग में इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे सर। ओके, अंडरस्टैंडिंग जस्ट ये रखो कि क्लबिंग जो भी माइनर चाइल्ड की इनकम है वो क्लब होगी उसके पेरेंट्स में। डिविडेंड टू बी एग्जाम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के पास जो भी डिविडेंड एज ए इनकम रिसीव हुई है सर वो नॉन टैक्सेबल होगी, क्योंकि सर ये टैक्सेबल डिविडेंड है। इनकम जो ये है ये पहले ही कंपनी की जो इनकम थी वो टैक्स हो चुकी है सर, कंपनी ने इस पर टैक्स पे किया है, देन आपको डिविडेंड मिल रहा है सर। ओके, एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन कंपेंसेशन रिसीव ऑफ कंपल्सरी एक्सक्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन द, कोई भी अर्बन लिमिट के अंडर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है तो उससे जनरेटेड इनकम सर एग्जाम्प्ट होगी। एग्जाम्पशन ऑफ स्पेसिफाइड इनकम, कोई भी स्पेसिफाइड इनकम है सर, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट जो इंडिया में हुआ है उसकी इनकम्स जो है वो भी आपकी टैक्सेबल नहीं होगी सर, अगर नोटिफाइड या अप्रूव कर दिया गया हो उसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल गैजेटी ने। ओके, यहाँ पे एक टेक्स्ट पॉइंट है सर, द स्पेसिफाइड इनकम मीन्स द इनकम ऑफ द नेचर एंड टू द एक्सटेंट अराइजिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट विच सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई ऑन इंडिया। कोई भी स्पेसिफिक इनकम सर जो कि अराइज और एक्वायर की गई है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट से सर, इन दिस केस दैट इनकम विल बी असेस्ड और फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी सर उनके बिहाफ पे, वो नहीं करेंगे। 42 नोटिफाइड अलाउ वंस और परक्यूशन पेड टू चेयरमैन मेंबर और रिटायर्ड चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, कोई भी यूपीएससी के मेंबर हैं जो रह चुके हैं, रिटायर हैं या भी मेंबर हैं, उनकी कोई भी परक्यूसेड या अलाउंस सर टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, एग्जाम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल टू इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है सर, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी स्पेसिफिक सर्विस provided on after date on which the provision of chapter 8 of Finance Act 2016 come into force, कोई भी इनकम सर अंडर प्रोविजन 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट जो इन फोर्स स्टार्ट हुई थी विद अफेक्ट 1/6/2016 वो चार्जेबल एज अ इक्वलाइजेशन लेवी मानी जाएगी, और वो सर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लॉ के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग, प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नॉन टैक्सेबल होगी सर, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। ओके, सो आज सर ये वीडियो कंप्लीट हुई, हमारा टॉपिक जो था ये कंप्लीट हुआ, इसे गो थ्रू करें, रिपीट एंड वॉच करके बार बार देखें, समझें सर इस वीडियो को अच्छे से, एंड देन कोई डाउट आ रहा है आपका किसी से भी रिलेटेड, देन प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट में बताएं, मेल करें, आई विल आंसर यू। ओके, सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।